अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नोमान मंसूर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं विजडम विलेज। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। आजकल टीवी चैनल और तमाम न्यूज़ में आपने एक शख्स जिसका नाम बार बार सुना होगा, वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कौन है, आइए इनके मतलब कुछ जानते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। एक तनाज़े की वजह से रूस ने बाकायदा जंगी तैयारियां करके अपने टैंक्स, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स और जितना भी फ़ौजी असलाह और साजो सामान है उसके समेत उन्होंने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है। और डे बाई डे उसके ऊपर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं पूरी दुनिया की जानिब से। रूस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदियाँ भी लग रही हैं, लेकिन रूस अपनी जंगी हिकमत अमली से पीछे नहीं हट रहा और यूक्रेन को दबाने या नुकसान पहुंचाने के ऊपर जो है पै दर पै हमले किए जा रहा है। दोस्तों, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दरअसल यूक्रेन के छठे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उस शख्स की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा डिफरेंट है जिसको आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। हम आज उनकी लाइफ और उनके सदर बनने के जितने भी प्रोसेस और जितने भी सफ़र के अंदर से वो गुजरे हैं, उन तमाम राज़ों से आज पर्दा उठाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ज़ेलेंस्की बेसिकली रशियन ज़ुबान बोलते हैं, इनकी मदर लैंग्वेज रशियन है और यूक्रेन में ही ये पैदा हुए। तालीमी बैकग्राउंड के लिहाज से, तालीम से अगर उनकी बात शुरू की जाए तो वो वकील हैं और उन्होंने यूक्रेन की कीफ नेशनल यूनिवर्सिटी से वकालत के अंदर डिग्री हासिल की। उन्होंने वकालत के पेशे को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। तालीम के दौरान या अपने दौरे तालिब इल्मी में ही उन्होंने शोबिस और एक्टिंग की फील्ड के अंदर कदम जमा लिए थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने टीवी पर नशर होने वाली एक कॉमेडी सीरीज़ या एक कॉमेडी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर उनकी एक्टिंग या उनकी अंदाज़े गुफ्तगू बहुत पसंद किया गया और वो उस कॉमेडी शो के विनर भी करार पाए। उनकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी बतौर कॉमेडियन। कॉमेडियन के रोल के लिए उन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से ऑफर्स आने शुरू होंगे। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो बाकायदा तौर पर शोबिस के अंदर आ गए और उन्होंने मुख्तलिफ कॉमेडी सीरीज़ या मुख्तलिफ कॉमेडी ड्रामे वगैरह करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये बात है 1995 की, जब वो सिर्फ 17 साल के थे और उन्होंने वो कॉमेडी शो विन किया और उनका नाम मीडिया हाउसेस और अखबारात की ज़ीनत बनने लगा। सिर्फ 2 साल के फ़र्क से उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक कॉमेडी का ग्रुप बनाया, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ इस तरह के कॉमेडी शोज़ और उसके अंदर बतौर टीम पार्टिसिपेट करने लगे। दूसरे साल ही 1997 में ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाए हुए ग्रुप को बाकायदा अपने प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा बना लिया और क्वार्टल 95 के नाम से उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कायम किया। उस प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने बहुत से कॉमेडी सीरीज़, कॉमेडी स्केट्स, सोप्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए, जो कि उनके टीवी चैनल्स पर बेहद मकबूलियत हासिल करते गए। दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। 2008 में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था लव इन द बिग सिटी। उस फिल्म में बतौर हीरो इन्होंने एक्टिंग की। ये फ़िल्म भी बतौर कॉमेडियन हीरो के तौर पर बहुत मकबूल हुई, जिसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसके तर्जमे भी डबिंग करके पब्लिश की गई। इस फिल्म की मकबूलियत के मतलब ये कहा जा रहा था कि अभी उनके मुल्क में शायद कोई ऐसा सिनेमा हो जहाँ पर यह फ़िल्म ऑन एयर ना की गई हो। इस फिल्म की कंप्लीट मकबूलियत या शोहरत के बाद उन्होंने बस नहीं की और उसके कुछ अर्सा के बाद उन्होंने इसी फिल्म का सीक्वल लव इन द बिग सिटी पार्ट 2 भी बना डाला। पार्ट 2 का सीक्वल भी पार्ट 1 की तरह बेहद मकबूल हुआ। लोगों ने उसके अंदर इनकी एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, तमाम सलाहियतों को बेहद पसंद किया और ये फ़िल्म मुल्क के तूल और अर्ज़ में फैल गई। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर भी बस नहीं किया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसी फिल्म का पार्ट 3 सीक्वल भी इन्होंने बना डाला। लव इन द बिग सिटी पार्ट 3 भी रिलीज़ हुई और वो पहली दोनों सीक्वल्स या पार्ट्स की निस्बत ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा मकबूल हुई और इस फिल्म ने पहले से ज़्यादा कमाई की या अर्निंग उसकी हुई। इन तीनों पार्ट्स की पब्लिश होने के बाद या ऑन एयर या मकबूल होने के बाद वो उस वक्त के रूस और यूक्रेन यानी रशिया और यूक्रेन के जितने भी अदाकार उस टाइम मीडिया के अंदर हिट थे या इन थे, उन सब में से ज़ेलेंस्की का नाम सफ़े अव्वल के अदाकारों में शुमार किया जाने लगा। बेहद मकबूल होते गए, बेहद पजीराई हासिल होती गई। इसी दौरान उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस क्वार्टल 95 ने एक टीवी सीरीज़ शुरू करने का फ़ैसला किया।
दोस्तों ये टीवी सीरीज़ उन्होंने 2015 में शुरू की। उस टीवी सीरीज़ का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि अवामी नुमाइंदा या लोगों का खादम, सादे लफ्ज़ों में अगर इसका तर्जमा किया जाए। इस टीवी सीरीज़ के अंदर इन्होंने बतौर यूक्रेन का सदर किरदार अदा किया। ये दोस्तों ये सीरीज़ भी रिकॉर्ड तोड़ बुलंदियों को छूती गई और मुल्क के अंदर इसको बेहद पसंद किया गया। नाकदीन भी इसकी प्रोडक्शन स्किल्स, राइटिंग, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, हर चीज़ को जो है नाकदीन बेस के ऊपर बेहद इन्हें पसंद कर रहे थे। इस सीरीज़ के अंदर ये बतौर सदर काम कर रहे थे या सदर का किरदार अदा कर रहे थे। उसका स्क्रिप्ट कुछ ऐसा था कि भाई उसके अंदर ये सदर होते हैं और इनकी पूरी एक टीम होती है जो कि पूरी काबीना के तौर पे काम कर रही होती है। मुल्क के अंदर पैदा होने वाले कॉमन इश्यूज़ या क्राइसिस को कैसे मैनेज करते हैं बेहतरीन तरीके से, उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सीरीज़ लोगों ने बहुत पसंद की। ये बात है 2015 की। दोस्तों बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है। 2015 में शुरू होने वाली टीवी सीरीज़ कामयाबी के साथ कंटिन्यूसली 4 साल तक चलती रही। 2018 तक ये सीरीज़ ऑन एयर आती रही। 2018 में ही दोस्तों के और अवामी इसरार के ऊपर इन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी भी रजिस्टर करा ली, वो भी इसी नाम से, सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लिया। अगरचे ज़ेलेंस्की का कोई सियासी तजर्बा नहीं था, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था और ना ही इनका ताल्लुक़ किसी सियासी घराने से था, बट लोगों के अंदर पजीराई इतनी ज़्यादा थी और कंटिन्यूसली एक लंबे अरसे तक एक सियासी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते करते उनके अंदर भी, उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लग पड़ी कि भी वो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों के इसरार और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के फ़ैसले ने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। इलेक्शन हुए दोस्तों, और इलेक्शन के अंदर वो तमाम इनके मुखालिफिन जो कि नस्ल दर नस्ल या एक बहुत लंबे अरसे से जीतती आ रही थी पार्टियाँ, वो सारी पार्टियाँ इनसे हार गईं और इन्हें बेहद भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल हुई। पूरे मुल्क के अंदर इनकी हुकूमत कायम हो गई और ये मुल्क के छठे प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने हल्फ उठाया। दोस्तों एक बेहतरीन कॉमेडियन, एक बेहतरीन डायरेक्टर, एक बेहतरीन प्रोड्यूसर तो वो थे ही, उनके साथ साथ इन्होंने अपने असाब और अपनी सोच का लोहा मनवाया बतौर प्रेसिडेंट। अभी रिसेंटली जंग जब शुरू हुई, इस दौरान अमेरिका ने इन्हें एक ऑफ़र की कि भी हम आपको मुल्क से फ़रार के लिए हवाई इमदाद दे सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनकी ऑफ़र को शदीद अल्फाज के साथ ठुकरा दिया। उन्होंने पहले फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना, अपने फ़ौजियों के साथ खड़े हुए और उन्हीं के दरमियान खड़े होकर जज्बाती तकरीर की, जिसका लुब लुबाब ये था कि मुझे अपने ही मुल्क से फ़रार के लिए आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी कोई इमदाद करना चाहते हैं तो मुझे दुश्मन के आखिरी सिपाही को ख़त्म करने तक का असलहा प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही अपनी आवाम से इन्होंने बाहर निकलने को कहा और आवाम के अंदर भी असला तकसीम करना शुरू कर दिया कि जिसको भी रशियन या दुश्मन के फ़ौजी नज़र आएँ वो उसको किसी भी टाइम कहीं पर भी मार सकता है और उसे हुकूमत की कंप्लीट सपोर्ट हासिल होगी। यानी कि उन्होंने हर आम शहरी को अपना फ़ौजी डिक्लेयर कर दिया। बहुत बेहतरीन, मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अभी तक चल रहे हैं। आगे देखिए यूक्रेन का फ्यूचर क्या होता है और क्या नहीं होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें इनबॉक्स में या कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।